ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं 10 का बाजार और अब एक खास सेगमेंट आउटलुक 2026 यानी कि 2026 बाजार के लिए कैसा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। आपके पैसे कहां पर बनेंगे, कौन से सेक्टर्स में रौनक दिखेगी, क्या एफआईज भारत में आएंगे, क्या अर्निंग रिकवरी होगी, ये तमाम प्रश्न हैं। और इन सभी पर चर्चा करने के लिए एक दिग्गज मेहमान को अपने साथ जोड़ लेते हैं और वो मेहमान हैं दिनशा ईरानी, डायरेक्टर एंड सीईओ हेलियस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट की। दिनशा सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। मैं सोच ही रहा था सर कि ये साल खत्म होते होते उसके पहले एक बार आपसे मुलाकात हो जाए, और देखिए होगी मुलाकात। सर, मार्केट आपको अब 2026 में कैसा लग रहा है? 2025 में तो हमने काफी बड़ी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस देखी। अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें तो 1993 के बाद सबसे खराब ये साल रहा है। 2026 से कुछ उम्मीदें करके चलें या फिर इसी 2025 के तर्ज पर ही रिटर्न हम देखेंगे 2026 में भी? अभिषेक, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके और आपके दर्शकों को बहुत ही गुड मॉर्निंग एंड सीजन्स ग्रीटिंग्स, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर पहले ही बोल देता हूँ मैं उसको, फिर बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले। पर एनीवे, आपको भी एक्चुअली आपने जो सवाल पूछा कि धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछा 2026 का, तो एक्चुअली हमें ऐसे लगता है कि जो 25 जो था 2025 बहुत ही एक ट्राइंग सा ईयर था। बहुत ही पेशेंस टेस्ट किया सबका। तो वो 26 में आपको नहीं दिखेगा। 26 हमारे हिसाब से 25 से बेटर ही रहेगा, और ये इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि 25 जो था उसमें काफी चीजें उभर के बाहर आई। एक तो जैसे जो मॉनेटरी और फिस्कल टाइटनिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था और आरबीआई ने किया था 2024 में टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, उसका काफी इम्पैक्ट पड़ा 2025 के अर्निंग्स पे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे। पर 2025 शुरू होते ही आई थिंक गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों रियलाइज किए कि कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो थोड़ा ईजिंग चालू की है, और काफी जोरों का ईजिंग चालू किया आरबीआई ने। तो इसलिए जो फिस्कल मॉनेटरी ईजिंग चालू हुआ दोनों के बिहाफ पे, तो उससे चलते ईयर आते आते खत्म होते होते अर्निंग्स ग्रोथ भी पिकअप होना चालू हो गए। और एक्चुअली आप देखें तो एनएसई 500 जो कि सबसे बड़ा इंडेक्स है हमारा, जो ट्रैक करते हैं, जिसमें सारे मिड स्मॉल लार्ज सब रहते हैं, तो उसको अगर जो आप देखें तो उसमें जो स्मॉल कैप जो पोर्शन है 250 स्टॉक का, वो कोई 37% ग्रोथ आया अर्निंग्स का सितंबर 2025 की बात करें तो। और मिड कैप में कोई 25% ग्रोथ था अर्निंग्स का। लार्ज कैप में 10% ग्रोथ था। ओवरऑल ग्रोथ 15% था। बहरहाल ये ग्रोथ एक बड़े लो बेस से हुआ है, लेकिन आगे अगले 3 क्वार्टर दिसंबर इंक्लूडेड एक लो ही बेस है इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ग्रोथ रेट आपकी पिकअप होना चालू हो जाएगी, और बेस हो ना हो पिकअप काफी अच्छा होगा। तो ये जो मूव है ऊपर का, अभी पहली चीज तो एक वैल्यूएशन में हम एक रीजनेबल लेवल पे आ गए, और दूसरा जो हमारे जो ग्रोथ थी, जो नमी पड़ रही थी जिसमें, उसमें भी पिकअप हो रहा है। इसलिए हमें कोई शंका नहीं है कि 2025 बेहतरीन साल रहेगा एज कंपेयर टू 25। बेहतरीन साल रहेगा सर। देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि मॉनेटरी ईजिंग हो गई, ग्रोथ हमारी पिकअप कर रही है, लो इन्फ्लेशन है, जीएसटी कलेक्शन वगैरह के अच्छे डेटा आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं अपने देश में, बट वही है कि वो मतलब ना मार्केट से थोड़ा सा डी अलाइंड रहा है वो। आप जरा बताइए सर कि क्या हम कंपनीज का मुनाफा बढ़ते हुए देखेंगे 2026 में, और क्या फिर ईपीएस अर्निंग अपग्रेड वगैरह आएंगे? जी बिल्कुल अभिषेक, एक्चुअली ये जो सितंबर क्वार्टर था उसके खत्म होते ही हमने थोड़े थोड़े अपग्रेड देखे। वो काफी सालों बाद, हमने सालों नहीं, काफी क्वार्टर के बाद, मतलब आई थिंक लास्ट मैंने जो देखा था वो शायद जनवरी का जो 2025 24 का क्वार्टर, सॉरी वो जनवरी 2024 जो दिसंबर क्वार्टर था उसके बाद ही मैंने अपग्रेड देखे थे। उसके बाद सब डाउनग्रेड ही थे। तो आप सोचिए कि ये 2 साल लिटरली निकल गए हैं बिफोर दीज अपग्रेड स्टार्टेड। तो अपग्रेड तो चालू हो ही गए, अर्निंग्स रिविजन्स चालू हो रही हैं। और दूसरा जो आपने बोला कि हमारे बाजार को पता नहीं फ्लैट लाइन, बाय द वे एक चीज मैं बोल दूं कि इतनी बावजूद इतनी खराब खबरों के, लाइक एक टैरिफ वॉर शुरू हुई यूएस के साथ, टैरिफ वॉर तो नहीं बोलते बट वॉट एवर, नेगोशिएशन ठीक से नहीं गई। दूसरा जो हमारे ये
एक लिमिटेड वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, तो ये सब के बावजूद हमारा मार्केट काफी रिजिलियंट रहा है, मतलब फ्लैट लाइन रहा है। इसलिए एक चीज तो वो है, पक्का है कि वहां पे काफी जोरों का हमने जो डीआईएस थे उन्होंने काफी जोरों का मुकाबला किया एफआई सेलिंग का। पर एनीवे जैसे मैं बोल रहा था कि अपग्रेड तो हमें लग रहा है कि चालू हो जाएंगे, और रिटेल का स्केप्टिसिज्म वो अभी सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रिटेल आप अगर जो देखें तो कांस्टेंट सेलिंग उनकी ही रही है मिड एंड स्मॉल कैप में। तो हमें लग रहा है कि वहां पे एक जो पहले जो मार्केट ने उन्हें बिगाड़ दिया था 30-30% ग्रोथ देकर, वो अभी शायद वो उनको ये ग्रोथ दिखी नहीं है, तो इसलिए वो शायद बिगड़े हुए हैं। लेकिन आगे चल के ग्रोथ वापस आने ही वाली है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी जो स्केप्टिसिज्म है थोड़ी इवन आउट हो जाएगी, स्टेडी रिटर्न्स में वापस मार्केट बिल्कुल आने को तैयार है। बिल्कुल स्टडी रिटर्न आएंगे। और बिल्कुल सही कहा आपने सर कि हमारे जो घरेलू फंड्स हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका भी तो फंड है ही, कि आप लोगों ने अच्छे से सपोर्ट किया मार्केट को। और जुलाई जो 2023 के बाद लगातार हमने देखा है कि कैश सेगमेंट में ग्रीन हरा निशानी दिखा है, बाइंग लगातार हो रही है। सर एक और प्रश्न है, अब ये बाजार के लिए एक ओवरहैंग तो है कि ये अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील कब होगी, और हमने देखा भी है कि जहां भी ग्लोबल लिंकेजेस हैं एक्सेप्ट मेटल, वहां पर थोड़ा सा पेन या फिर थोड़ी सी अस्थिरता दिखाई दी है। तो क्या यह बेहतर होगा कि हम डोमेस्टिक सिक्लिकल की तरफ फोकस करें 2026 में, और जो ग्लोबल एक्सपोजर जिनका है उनसे थोड़ा सा किनारा करके रखें? जी बिल्कुल, एक्चुअली हमें तो यही लग रहा है कि जो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरीज हैं उसी को आपको देखना पड़ेगा। ग्लोबल स्टोरी थोड़ा बैकफुट पे ही काम करेंगी, क्योंकि एक्चुअली डोमेस्टिक जो हमारी कंजम्पशन ग्रोथ है वो सब कुछ ऑफसेट कर देगी इन टर्म्स ऑफ जो हम मिस आउट कर रहे हैं ऑन ग्लोबल स्केल। क्योंकि एक्चुअली हमें नहीं लगता कि ऑन अ ग्लोबल स्केल हम एक बड़ा जो मार्केट है चाइना, जो जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट निकालते हैं बाजार में, उनसे compete नहीं कर सकेंगे। चाइना +1 भारत थोड़ा काम कर जाएगा, लेकिन बियॉन्ड दैट मुझे लगता नहीं कि हम इतना जोरों का पुश कर सकेंगे। लेकिन जो डोमेस्टिक स्टोरीज हैं, जैसे हमारी टूरिज्म की स्टोरी हो गई, हमारी हॉस्पिटैलिटी की हो गई, हेल्थ केयर की हो गई, या तो बीएफएसआई कंजम्पशन रिलेटेड बीएफएसआई, या तो कंजम्पशन स्टोरीज, आई थिंक यहाँ पे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यही है जो हमारे जीडीपी को खींच लेगा। और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट देना है। काफी हमारे जनरेशन जी अभी एक वर्किंग एज में आ गए हैं, और उसके चलते उनको जॉब्स वगैरह चाहिए होंगी। तो इसके लिए आई थिंक डोमेस्टिक स्टोरीज आर द वंस जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये कंजम्पशन जो आपने कहा कि कंजम्पशन पर फोकस कीजिए, तो कंजम्पशन में सर क्या करें, क्योंकि इतना बड़ा ब्रॉड है ना कि चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एफएमसीजी में पैसे बने नहीं हैं, क्यूएसआर वाले रेस्टोरेंट स्टॉक्स हैं वो तो हम देख रहे हैं कि 52 वीक लो पे आ गए हैं, लगातार पिटाई हो रही है। तो आपके हिसाब से 2-3 की जो सिल्वर लाइनिंग है कंजम्पशन में, सर उसके बारे में बता दीजिए आप। बोला है एफएमसीजी तो हमें वैसे भी पसंद नहीं था, क्यूएसआर भी हमने काफी हद तक अवॉइड किया हुआ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और एफएमसीजी का जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पर कैपिटा अगर जो इनकम ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी जो ज्यादा कमा रहा है वो 4 बार दांत अपने ब्रश करेगा, 5 बार नहाएगा दिन में। तो इसलिए वो सब तो आप आउट कर दीजिए। लेकिन जो आपको लेना है, जो आपको देखना है, वो डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में देखना है। और डिस्क्रिशनरी में काफी हद तक ऑटोज आ जाते हैं। हमें तो टू व्हीलर बहुत पसंद है, पीवीज इतने पसंद नहीं है, क्योंकि हमें लगता है वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है ईवीज का, वंस वी ओपन अप टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम आउटसाइड। तो इसलिए हमें टू व्हीलर्स ज्यादा पसंद है यहाँ पे। और दूसरा जो मैंने जैसे बोला कि हेल्थ केयर हो गया, अब बाय द वे ऑटो एंसिलरीज भी काफी पसंद है हमें, जो केटर टू दीज सेगमेंट्स। और हेल्थ केयर, फिर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं आई थिंक काफी हद तक अच्छा करेंगे। इंश्योरेंस अच्छा करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला पर कैपिटा बढ़ने से ये सब भी चलता है। और जो आखिरी चीज है जो सबसे हमें ज्यादा पसंद है, वो है न्यू एज टेक, जो हमारी प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं जो कंजम्पशन स्पेस में है, फिनटेक में है, फिर फार्मा में भी है और कार में भी है। तो आप देखिए, अब ऑटोज में है सारी। तो आप देखिए कि ये सारी जो कंपनी है वो बेहतर बहुत ही करेंगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे। बहरहाल वैल्यूएशन भी एक्सपोनेंशियल है, पर उनको सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल है। तो ये
करते रहेंगे अच्छा। और BFSI जैसे हमने पहले बोला है, कंज्यूमर फेसिंग BFSI, तो हमें पहले से ही पसंद है। तो ये सब जो सेगमेंट है हमारे पोर्टफोलियो में काफी हैवी है। जी। दिनशो सर, फिर ये भी बता दीजिए कि कहां पर अंडर वेट आप हैं, कहां से निकल जाना है, या फिर एक्सपोजर को बहुत कम कर लेना है रिस्क को देखते हुए। दिनशो सर, आवाज आ रही है आपको? शायद कुछ तकनीकी दिक्कत। बहुत ही शानदार चर्चा चल रही थी, तकनीक में गड़बड़ी के चलते हमें ये इस इंटरेक्शन को यहीं रोकना पड़ेगा। बट ठीक है, जो चीज़ें हमें समझनी थी कि कहाँ पर पैसे लगाने हैं, बाजार की चाल क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। दिनशो सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपके लिए भी बहुत अच्छा हो और बाजार के लिए भी शुभ हो सर, यही उम्मीद करके चलते हैं हम। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे। निफ्टी बैंक हर निशान में वापसी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल आपको बिल्कुल सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी है 26,171 पर, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 59,300 के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। कमोबेश कल के ही क्लोजिंग के लेवल आपको नजर आएंगे। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बातचीत करेंगे। मिड कैप मसाला में आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।